इस कहानी में हम देखेंगे कि दो चोर चोरी की हुई बहुत सारे पैसों के साथ एक अजीब सी जगह में कैद हो जाते हैं। एक ना खत्म होने वाला लूप होता है जहां पर वो दोनों बहुत ही बुरी तरह से फंस चुके थे। तो कहानी की शुरुआत एक बार से हुआ। जोसेफ नाम का एक आदमी अपनी बहन सिडनी का वेट कर रहा था। असल में इन दोनों ने $7 मिलियन को लूट चुके थे। पुलिस भी अब इनके पीछे पड़ चुकी है, इसीलिए अब इन दोनों को कुछ वक्त के लिए छुप कर ही रहना था। सिडनी ने यहाँ इस काम को अंजाम इसलिए दिया क्योंकि उस पर काफी सारे कर्ज था। वो इन पैसों से अपने बेटी को एक अच्छी जिंदगी देना चाहती थी। जोसेफ के पास भी एक प्लान था। वो कहने लगा कि मैं एक औरत से मिला हुआ था जो उसके पास एक घर है जो पास वाले ही गांव में है। वो घर बहुत ही टाइम से खाली पड़ा हुआ है। हम लोग वहाँ पर छुप सकते हैं। बाहर का मामला जब शांत हो जाएगा तो हम लोग अपने पुराने जिंदगी में वापस लौट आएंगे और लूटे हुए पैसों से एक बेहतर जिंदगी भी जी सकेंगे। बस कुछ ही दिनों के तो बात है। अभी दोनों चुपके से इस बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी पुलिस की सायरन बजने की आवाज आती है। इसीलिए दोनों बार से निकलकर पास के ही जंगल से होता हुआ जाने लगते हैं। कुछ दूरी पर रुककर दोनों अपने अपने कपड़े चेंज करते हैं और तालाब में अपने पुराने वाले सामान को डाल देते हैं। पता चला कि दोनों के पास गन्स पड़ी हुई थी और अब ये उस घर की तरफ निकल पड़ते हैं। सिडनी को अपने भाई पर बहुत ही यकीन था। खैर, बहुत ही जल्द दोनों खेतों के पास पहुंच जाते हैं। अब खेतों से गुजरते हुए उन्हें गोली चलने की आवाज आई। जब ये उस घर के करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि 3 लड़के टाइम पास कर रहे होते हैं कि तभी सिडनी गन लेकर बाहर आती है और उन्हें वहां से जाने के लिए कहने लग जाती है। वो लड़के सिडनी से नहीं डर रहे थे, लेकिन जैसे ही जोसेफ दूसरी तरफ से आकर गन फायर किया तो वो तीनों लड़के वहां से भाग जाते हैं। जोसेफ सिडनी से कहने लगा कि हमें जल्द ही अंदर चले जाना चाहिए, जिसके साथ ही दोनों घर में घुस जाते हैं। देखने से पता चला कि घर काफी पुराना था। ऐसा लग रहा था कि बहुत ही टाइम से यहाँ कोई भी नहीं रहा। सामान भी बिखरा पड़ा हुआ था और जमीन पर गंदगी थी। यहाँ पर मैं एक बात बताता चलूं कि जिस इंसान ने जोसेफ को यह घर दिया उसने इसका राज भी बताते हुए सामने ला दिया था। वो राज यह था कि इस घर में टाइम ट्रैवल होता है, यानी इंसान किसी भी टाइम जैसे कि पास्ट या फ्यूचर में जा सकता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि वो इंसान दूसरी दुनिया में भी भेजा जा सकता है। जोसेफ ने सोचा कि अगर वो यहाँ पर कुछ वक्त बिताते हैं तो शायद ही चोरी का नामो निशान ही मिट जाए। यहाँ पर यह भी पता चला कि जोसेफ को इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए थे, यानी कुछ जरूरी बातें उसे बताए गए थे। घर में 2 पुरानी घड़ियां थीं जिनका टाइम इंस्ट्रक्शन में दिए गए ही हिसाब से सेट करना था कि तभी पुलिस के सायरन की आवाज आती है। सिडनी भागने के लिए कहती है, मगर जोसेफ ने कहा कि हमें बेसमेंट में जाना होगा। दरवाजा घड़ियों के कॉम्बिनेशन से ही खुल जाएगा, यानी हम घड़ियों की सुइयां जिस खास तरीके से घुमाएंगे उसी से दरवाजे को खोला जा सकता है। दोनों जल्दी से घड़ियों के कॉम्बिनेशन सेट कर देते हैं और बेसमेंट का दरवाजा खुलने के बाद ये दोनों जल्दी से नीचे चले गए। उन्हें महसूस हुआ जैसे पुलिस अंदर आ चुकी है और घर की तलाशी ले रही है। यहाँ अंदर जोसेफ एक पुरानी डायरी खोलकर सिडनी से कहता है कि वो टेलीफोन पर एक खास नंबर डायल करे। उसकी बात को सुनकर सिडनी ने फोन उठाकर नंबर डायल करने लग जाती है। डायल करने के बाद वो 3 अजीब लफ्ज बोलने लग जाती है जो दरअसल कोड वर्ड्स थे। अचानक चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है और सब कुछ शांत हो जाता है। जब ये दोनों बेसमेंट से बाहर आए तो देखा कि घर का नक्शा ही बदल सा गया था। सारा सामान अपने अपने जगहों पर ही पड़ा हुआ था। घर नया लग रहा था, मानो कि जैसे कोई इस घर में अब रहने लग गया हो, क्योंकि दरअसल ये दोनों टाइम ट्रेवल करके अपने एक नई टाइम में पीछे आ चुके थे जब ये घर नया था। फिर जोसेफ डायरी के इंस्ट्रक्शंस को याद में रखते हुए रूम में लगी हुई घड़ी को वापस से घुमाकर चला देता है। सिडनी तो हैरान हो चुकी थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिर ये सब सच में हो रहा है। मगर ये भी एक सच है कि ये दोनों बेवकूफ हैं। जिसने इन्हें इस घर में भेजा वो खुद यहाँ नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पर बात तो कुछ और ही है, क्योंकि यहाँ पर कुछ तो है जो इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया है। अब जोसेफ सिडनी को समझाता है कि अब ये जगह हमारे लिए बिल्कुल महफूज हो चुकी है, मगर एक शर्त पर हमें यहाँ पर 14 दिन तक रहना होगा। फिर हम अपने टाइमलाइन में वापस से चले जाएंगे जहाँ सब कुछ शांत हो चुका होगा। दोनों यही सब कुछ सोचकर खुश हो जाते हैं कि चलो कुछ तो हुआ जो पुलिस हमें यहाँ पर ढूंढ नहीं पाएगी। किचन भी पूरा खाने की सामान से भरा हुआ था। टेबल पर रिकॉर्ड्स मूवीज पड़ी हुई थी जिससे वो दोनों टाइम पास कर चुके थे। पहले दिन तो दोनों बस आराम करते हैं। फिर अगले दिन जोसेफ घर से कुछ ही दूरी पर घूमने के लिए गया। यहाँ पर पता चला कि इस घर की एक लिमिट थी, एक हद था जिसे वो पार नहीं कर सकते थे और यह बात जोसेफ को बताया गया था।
घर में सिडनी को कुछ कपड़े मिलते हैं। घर का सामान थोड़ा अजीब था, पुराना सामान भी और नया मॉडर्न भी। पर अभी इस बात से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें तो बस छुप कर ही समय बिताना था। शाम में ये दोनों खाना बनाते हैं, बाद में पैसे का हिसाब किताब करने बैठ जाते हैं। इन्हें हर चीज को लिख कर रखना था। यहाँ पर सिडनी अपनी बेटी की तस्वीर देखने लग जाती है और खुद को तसल्ली देने लग जाती है कि सब कुछ ठीक होने वाला है। दिन गुजरते चले गए। 13 दिन तो ऐसे ही करते करते निकल जाते हैं। एक रात ये दोनों घर में मौजूद किसी एंटीक चीज यानी कोई चीज जो बहुत ही पुराने थी उसे लेकर बात कर रहे थे। फिर अपने गुजरी हुई जिंदगी को लेकर बातें शुरू कर देते हैं। पता चला कि उनका पास्ट इतना भी अच्छा नहीं था। बातों से ऐसा लग रहा था कि जैसे जोसेफ ने अपने बहन को सपोर्ट और टाइम ही नहीं दिया, मगर दोनों बहन भाई आज साथ होने की वजह से खुश हैं। फिर ये अपने मॉम डैड को याद करने लग जाते हैं। यहाँ पर सिडनी को एक गाने की धुन याद आती है जो अपने बचपन में उसने सुनी हुई थी और उसकी मॉम का पसंदीदा गाना था। खैर, इसी तरह से 2 वीक्स पूरे हो जाते हैं। ये लोग खुश थे कि अब ये दोनों यहाँ से जाने वाले हैं। सिडनी अपनी बेटी के पास लौटने के लिए बेचैन हो चुकी थी। दोनों घर साफ करने लगते हैं और जोसेफ घर के सारे कचरे को जला देता है। अब जैसा कि इन लोगों ने पहले बेसमेंट में इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रखा था और एक अलग टाइमलाइन में आ गए थे, ठीक वैसे ही उन्हें अपने टाइमलाइन में वापस लौटना था और उसी तरह के कुछ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने थे। इसीलिए वो बेसमेंट की तरफ चल देते हैं। लेकिन उन्हें झटका तब लगा जब उन्होंने देखा कि बेसमेंट का दरवाजा किसी ने बंद कर दिया है। पता चलता है कि यहाँ पास में ही एक चर्च के साथ एक मील भी है। दरवाजे पर एक मैसेज लिखा हुआ था, अगर तुम वापस जाना चाहते हो तो पुराने वाले मील में चले जाओ। यह देखकर सिडनी घबरा जाती है और बिना कुछ सोचे समझे बगैर ही मील की तरफ भागती है। जोसेफ उसके पीछे जाकर उसे शांत करने की कोशिश करता है। जब ये मील के अंदर गए तो उन्हें बहुत अजीब तरह से हैरानी हुई। वहाँ चर्च का सेटअप इस तरह से था मानो जैसे किसी जमाने में ये रिलीजन मजहब वगैरह के लिए इस्तेमाल होता रहा हो। वहाँ पर एक लाश भी पड़ी हुई नजर आती है जो काफी बुरी हालत में थी। लाश के साथ स्टैंड रखा हुआ था और उस स्टैंड पर लिखा हुआ था कि तुम एक टाइम लूप में फंस चुके हो। अगर तुम यहाँ पर रहने के लिए तैयार हो तो नीचे साइन करो। ये सब देखने के बाद तो सिडनी एकदम से घबरा जाती है। उसने डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने से इनकार कर दिया और बिना सोचे समझे मील से बाहर भाग जाती है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस घर की एक लिमिट है जिससे आगे ये दोनों नहीं जा सकते थे। इसीलिए जैसे ही सिडनी उसे पार करने की कोशिश की तो वो खून की उल्टियां करने लग जाती है, जिसके साथ ही वो बेहोश होकर गिर जाती है। होश आने पर उसे पता चला कि जोसेफ उसे अंदर ला चुका था। इससे दोनों समझ गए कि वो दोनों इस जगह को छोड़कर अंदर नहीं जा सकते थे। सही तरह से होश में आने के बाद सिडनी गुस्से में आकर बहुत ही चिल्लाने लग जाती है, क्योंकि उसने एक मुसीबत से निकलकर वो दूसरे वाले मुसीबत को अपना लिया था। अब यह सच जानकर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आया और हैरानी भी हुई जब जोसेफ ने उसे बताया कि असल में जो लाश को उन्होंने मिल में देखी थी वो उसी औरत की है जिसने उन्हें यहाँ पर भेजा था, जिसका यह घर था। दोनों यह समझ चुके थे कि यहाँ से बचने का कोई रास्ता नहीं है और अब जोसेफ ना चाहते हुए भी डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर देता है। और जैसे ही वो अपना नाम लिखता है अचानक से वहाँ पर एक सेफ आ जाती है। तब जोसेफ अपने उस पुराने डायरी का इस्तेमाल में लेते हुए सेफ का कोड डालने लगता है। सेफ के अंदर एक टेप रिकॉर्डर और छोटा सा नोट था। नोट में लिखा हुआ था, कुछ बोलो और सेफ को बंद कर दो। तुम्हारा बोला हुआ आवाज एक कनेक्शन बनाएंगे, एक तरह का लिंक होगा। जोसेफ सेफ को खोलकर हेलो कहकर उसे बंद कर देता है। 1 मिनट के बाद जब वो टेप रिकॉर्डर को चलाता है तो उन्हें एक अनजान आदमी की आवाज सुनाई देने लग जाती है। वो आवाज जोसेफ से कहने लग गया कि तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए बल्कि अपने घर वापस चले जाओ। अब वो जो कोई भी था दोनों के बारे में सब कुछ जानता था, मतलब कि वो उनके चोरी के बारे में और यहाँ से भागने के बारे में भी जानता था। सिडनी उससे बात करने की कोशिश करती है। उसे लग रहा था कि वो जो आदमी अभी अभी बोला है वो पैसों में हिस्सा चाहता है। सिडनी इसके लिए तैयार भी हो चुकी थी। वो तो यहाँ से किसी भी तरह कैसे भी करके बस निकलना चाहती है, लेकिन दूसरे तरफ से जो भी था उसे तो पैसों में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। जोसेफ को लगता है कि ये आवाज किसी ऐसे इंसान की है जो फ्यूचर से है या फिर किसी और यूनिवर्स दुनिया से हो सकता है, मगर ये तो दोनों अब बुरी तरह से फंस चुके थे। सिडनी फिर से सेफ को खोलती है। इस बार जब ये दोनों बात करते हैं तो वो आवाज कहने लग जाती है कि अगर तुम जिंदा निकलना चाहते हो तो तुम्हें एक इंसान को मारना पड़ेगा। जिस बात को सुनकर दोनों एकदम से चौंक जाते हैं।
सिडनी भी पूछती है कि कौन सा इंसान का आवाज कहती है। एक अनजान इंसान जो यहाँ पर आने वाला है, तुम्हें उसे मार देना होगा, उसके सबूत को मिटाने होंगे, तभी तुम वापस अपनी दुनिया में जा सकोगे। हम तुम्हें ट्रैक कर पाए लेकिन उसे नहीं कर पाए। हमें नहीं पता कि वो किस जमाने में है, किस टाइम लाइन में घुसा हुआ है। अगर उसे मार दिया तो तुम वापस अपने टाइम लाइन में जा सकते हो, लेकिन अगर नहीं मारा तो तुम्हारे उस टाइम लाइन में, यानी रियल टाइम लाइन में जहाँ से तुम दोनों आए हो, वहाँ से तुम्हारा वजूद को ही मिटा दिया जाएगा। यह अनजान इंसान कब सामने आएगा, हमला करेगा, हम कुछ नहीं कह सकते, मगर एक दिन वो तुम्हें मारने जरूर आएगा। यह सब कुछ जानकर दोनों वापस घर के अंदर आ जाते हैं और प्लान बनाने लग जाते हैं कि वो इन हालातों से कैसे लड़े। दोनों कुछ हथियार आसपास छुपा लेते हैं क्योंकि पता नहीं वो अनजान इंसान कब, कहां और कैसे आकर इन पर अटैक कर दे। दोनों यहाँ पर अब बारी बारी करके पहरा देने के लिए तैयार हो चुके थे। महीनों पर महीने गुजर जाते हैं लेकिन यहाँ अभी तक कोई नहीं आया था। ये इस जगह से निकल भी नहीं सकते थे। लेकिन एक बात यहाँ पर बहुत ही अच्छी थी कि हर बार खाना नए और तरह तरह के होते थे, क्योंकि ये सब एक लूप में चल रहा है। तो अगर फ्रिज खाली हो जाता है तो उसे बंद करके जब दोबारा खोलते हैं तो वो खाने से भरा हुआ होता है। अब जिनसे उनकी बात हुई थी वो लोग इस जगह को कंट्रोल कर रहे हैं और यहाँ पर कोई बड़ा सा एक्सपेरिमेंट्स चल रहा था। दिन गुजरने के साथ साथ एक दिन सिडनी ने घर की हिस्ट्री जानने की कोशिश की। पुराने डॉक्यूमेंट्स और तस्वीरें देखकर वो बताती है कि यह सारा सामान इकट्ठा किया गया है, यह यहाँ की मालिक का नहीं है। हर चीज अलग अलग जमाने की है। पता चला कि 1955 के बाद इस घर का कोई भी मालिक नहीं था। जोसेफ को भी इस बात से गुस्सा आ रहा था कि हमें एक्सपेरिमेंट्स में सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। काफी टाइम से उस आदमी से इनकी दोबारा से बात नहीं हुई। जोसेफ हर दिन मील में जाता है, टेप रिकॉर्डर से उनकी आवाज सुनने की कोशिश करता है, लेकिन उधर से उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता। कुछ महीने के बाद जब सिडनी बाहर पहरा दे रही थी तो वो अनजान इंसान आ गया। वो दूर से सिडनी को देख रहा था। अब इससे पहले कि वो सिडनी को शूट करके मार देता, जोसेफ चिल्लाता है जिससे सिडनी अलर्ट हो गई। वो जल्दी से घर के अंदर भागती है। बार बार शूट किए जा रहा था लेकिन उसका निशाना चूकता चला जा रहा था। उनकी बीच फिर लड़ाई होती है और फिर वो अनजान इंसान जोसेफ को जख्मी करके अपने साथ मिल में लेकर चला जाता है, मगर वो कोई बात नहीं करता। अब वो भी चाहता था कि जोसेफ भी उसके लिए कुछ बात करे उन लोगों से जो इस जगह को कंट्रोल कर रहे हैं, इसीलिए कि उन्हें बता सके कि जोसेफ ने अनजान आदमी को मार दिया है। जब वो लोग सबूत मांगते हैं तो जोसेफ झूठ बोल देता है कि सर्दी बहुत थी, मैं उसकी लाश ढूंढ नहीं पाया। मगर उन लोगों को अंदाजा लग चुका था कि जोसेफ झूठ बोल रहा है। इस टाइम सिडनी घर पर थी। वहाँ पर भी एक सेफ आ जाता है। वो सिडनी को कहते हैं कि हम नहीं जानते कि वो कौन है, मगर ना तो वो तुम हो ना जोसेफ, यानी कि वो तुम्हारा कोई फ्यूचर वाला रूप नहीं है, तुम्हारे मॉम डैड भी नहीं है, लेकिन जो भी है उसे तुम्हें मारना ही होगा। जब ये अनजान इंसान घर में दाखिल हुआ तो सिडनी उससे लड़ती है और जब उसने मास्क उतारा तो सिडनी के होश ही उड़ गए, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि ये तो उसकी बेटी ही थी। इतने में ही जोसेफ भी वहाँ पर आ गया और तब तक सिडनी की बेटी ने अपना चेहरा छुपा लिया था। वो भी इसे मारना चाहता था, लेकिन सिडनी जोसेफ को रोकने की कोशिश कर रही थी कि तभी उसने गोली चला डाली। अब अपनी बेटी की जान बचाने के लिए सिडनी सामने आ गई थी और जाकर गोली उसे ही लग गई और अब वो आखिरी सांस ले रही थी। साथ ही वो जोसेफ को बता भी नहीं पाती कि वो मेरी बेटी है। मौका मिलते ही वो वहाँ से निकल जाती है। इधर सिडनी भी अपने जान से हाथ धो बैठती है। अपने बहन के मौत पर जोसेफ काफी उदास हो चुका था। बाद में उसने उसके लाश को दफन कर दिया, जिसके बाद वो उन लोगों से बात करता है और रिक्वेस्ट करने लग जाता है कि प्लीज मुझे मेरे टाइमलाइन में वापस भेज दें ताकि मैं अपनी गलती को सुधार सकूं। एक आखिरी मौका दे दीजिए प्लीज। उसकी ऐसी बात को सुनकर वो लोग मान भी जाते हैं और उसे उसके टाइमलाइन में भेज भी देते हैं। जिस दिन चोरी के पैसे लेकर वो इस घर में आने वाले थे और अब जोसेफ पास्ट में जाकर अपने टाइम में काफी पीछे जाकर अपने असली वाले रूप को मार देता है और फिर अपने बहन को लेकर यहाँ वापस आ जाता है। मगर इस बार भी गलती से वो अपने बहन को मार देता है और ऐसा उसके साथ सिर्फ एक ही बार नहीं बल्कि कई बार और बार बार होता रहता है। इसी तरह से काफी साल गुजर जाता है, जहां लूप में एक बार फिर से सिडनी बार में दाखिल होती है। हम देखते हैं कि जोसेफ अब काफी बूढ़ा हो चुका था। वो सिडनी से कहता है, मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें बचाने की, पर हर बार मैं गलती से तुम्हें मार दे रहा हूँ। ऐसा लूप की वजह से बार बार चलता रहेगा। इसका सिर्फ एक ही हल बचा हुआ है और वो यह है कि तुम मुझे ही मार डालो, पैसों को छोड़ो और अपनी बेटी के पास वापस चली जाओ, क्योंकि ये पास्ट है जहाँ तुम जीवित दिखाई दे रही हो। अभी उस घर में नहीं
गई तो सब रोका जा सकता है, जिससे होगा यह कि लूप बंद हो जाएगा। वो उसे इतना मजबूर कर देता है कि सिडनी उसे शूट करके मार देती है, लेकिन सायरन बजते ही वो वहां से भाग जाती है। मतलब यह था कि यह साइकिल फिर से रिपीट होगा, दोबारा से यही होता रहेगा, यानी कि वो फिर से इसी घर में आएगी और एक ना खत्म होने वाला लूप फिर से एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पर अब हमें पता चलता है कि यह जगह दरअसल उन लोगों ने ही बनाई हुई थी, क्योंकि उन्हें काफी कुछ पता था और सब कुछ बाहर से कंट्रोल कर रहे थे। 1955 के बाद से ही यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स हो रही थी, इसीलिए तो वहाँ उस घर में अलग अलग सामान पड़ा हुआ था। इसके अलावा यहाँ पर ऐसी बहुत सारे ट्रेवल वाले घर पड़े हुए थे जहाँ जहाँ पर अलग अलग लोग मौजूद थे। और इसी के साथ यह मूवी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही और भी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।